नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन मुबीना में जो आपका वीडियो है जो मरियम नवाज़ साहिबा ने ऑन एयर किया मीडिया में आके एहतसाब अदालत के जज की वो गुफ्तगू और उसके ऊपर बड़े सवालात उठ चुके हैं और उठ रहे हैं। मरियम साहिबा ने जब उस वीडियो को रिलीज़ किया उसके बाद उनका मुतालबा था कि एहतसाब अदालत के इस जज की गुफ्तगू के बाद नवाज़ शरीफ साहब पर जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को कलअदम करार दिया जाए, उन्हें जेल से रहा किया जाए, ये उनका मुतालबा है। और लेकिन एक गैर मामूली रिएक्शन जज साहब की तरफ से आया और वो अरशद मलिक साहब ने एक प्रेस रिलीज़ किया। अभी मेरे हाथ में वो प्रेस रिलीज़ है, यकीनन आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, आपके पास भी होगी। जज साहब ने 3 बातें इसमें कही हैं, 3 बेसिक बातें की हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन 3 बेसिक बातें हैं। एक तो ये है कि ये वीडियो जाली है और मसलन झूठी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये मुझ पर शरीफ फैमिली की तरफ से रुश्वत का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है। और तीसरा उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संगीन नताइज की धमकियां भी मुझे शरीफ फैमिली की तरफ से दी गई थी इस केस के हवाले से। ये दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया था। तीसरा उन्होंने एक मुतालबा कर दिया और वो मुतालबा ये है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि कानूनी कार्रवाई कौन करेगा। 2 तरह से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक तो ये कि हुकूमत इस प्रेस रिलीज़ का नोटिस ले और एक्शन ले, चाहे वो फॉरेंसिक कराए, चाहे इस पर अपनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे, इदारों को दे। अब इस बुनियाद पर वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है, इमरान खान साहब का जो बयान है, वो ये बयान है कि नून लीग इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश कर रही है और इन साजिशों में इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में उनका कहना है कि ये साजिश नाकाम बना दी जाएगी। और अदालत यानी आला अदलिया को हुकूमत ने रुजू किया है। वज़ीर आज़म के लेवल पर जो स्टेटमेंट है कि आला अदालत इसका नोटिस ले और इस पर कमीशन बनाए और इस पर एक्शन ले। इन इशूज़ पे बात करेंगे। अब इन इशूज़ पे बात करने के साथ साथ हमें मौका मिला तो हम चेयरमैन सेनेट जो हैं उनकी भी अब सामने गेम आ चुका है कि उन्हें हटाया जा रहा है। आया वो रहते हैं, ये जाते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बलूचिस्तान से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेनेट में, इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरी एक और बात, कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इमरान खान के साथ अंडरग्राउंड डील हो चुकी है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने, पीपल्स पार्टी भी इसको डिनाई करती है और इमरान खान साहब दो टोक कहते हैं कि ना नवाज शरीफ को रिलीफ दूंगा ना आसिफ जरदारी को रिलीफ दूंगा। तो क्या आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों उनसे रिलीफ मांग रहे हैं? इस सिलसिले में हमारे साथ जो मेहमान आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे जनाब एजाजुल हक साहब, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अफजल, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं फ़ारूक हबीब साहब, MNA PTI के, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर जमा कुरैशी, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया। जनाब मैं पहले आ जाता हूँ हुकूमत की तरफ। फ़ारूक हबीब साहब, इमरान खान साहब का बड़ा सख्त बयान आया है। उन्होंने आया कि वो वज़ीर आज़म हैं, हुकूमत में है, लेकिन उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की है, आला अदलिया से रिक्वेस्ट की है कि इसके ख़िलाफ़ कमीशन बनाया जाए और ये एक साजिश है कौमी इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन वो ख़ुद भी वज़ीर आज़म हैं, उनके नीचे बहुत से इदारे हैं, फॉरेंसिक का भी मैटर हो सकता है, तहकीकात भी हो सकती है। वज़ीर आज़म अगर ये सब गलत हुआ है तो इसके ऊपर एक्शन भी ले सकता है, लेकिन वो अदालत की तरफ गए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि मरियम नवाज़ जो मुबीना वीडियो सामने लेकर आई हैं, ये वीडियो बनाने वाले और जो शख्स जज को मिल रहे हैं वो PMLN के वर्कर हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस किस्म का उनका करैक्टर है उसके हवाले से भी मीडिया के ऊपर काफ़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। मामला ये है कि उन्होंने उन जज साहब के हवाले से जो है वो मामलात सामने लेकर आई और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और जज साहब की प्रेस रिलीज़ भी सामने आ गई
कि किस तरीके से जो है वो PMLN यानी कि शरीफ ख़ानदान ने उनको ख़रीदने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की, और ऐसी कई मिसालें जो हैं वो माजी के अंदर मौजूद हैं कि किस तरीके से जो है ये चीज़ों को मैनेज करते आए हैं। जस्टिस क़य्यूम रिटायर्ड की वो टेलीफोन कॉल आज भी जो है वो मीडिया के अंदर अक्सर जो है वो सुनाई देती है, जिस पे शहबाज शरीफ टेलीफोन करके फ़ैसले लिखवाया करते थे। इसी तरीके से जो है वो एक साबका आर्मी चीफ़ के भाई ने किताब लिखी कि उनको इन्होंने मर्सिडीज़ तोहफे के अंदर BMW जो है वो उनको भेजने की कोशिश की, और किस अंदाज से जो है वो छांगा मांगा की सियासत की गई, किस अंदाज से जो है वो पैसे बांटने शुरू किए गए, किस अंदाज से जो है वो चीज़ों को ये मैनेज करते रहे हैं। तो इस हवाले से तो ये एक्सपर्ट्स हैं, इसी हवाले से इनको जो है वो सिसिलियन माफिया भी कहा गया और इनको गॉड फादर भी कहा गया था पनामा केस के दौरान। अब जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, अगर हम कोई ऐसी तहकीकात इनिशिएट करते हैं, वो अव्वल तो वीडियो मीडिया पे आम हुई, लेकिन मरीम नवाज़ सामने लेकर आए हैं, ये कहेंगे कि जनाब नहीं, हुकूमत ने इसकी तहकीकात ठीक नहीं करवाई, ये तो हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इन्होंने एक इदारे पे हमला किया है जो कि ये पहले भी करते आए हैं, जिसमें निहाल हाशमी देख लें, तलाल चौधरी देख लें, इवन मुझे क्यों निकाला कि एपिसोड के दौरान जो है वो नवाज शरीफ ने जजेस को बोगस से बड़ा कह दिया। इन्हीं अदालतों से जो है वो इनकी ज़मानतें भी हुई। अब मरीम नवाज़ जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनकी सजा को जो है वो सस्पेंड किया गया, कन्विक्शन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उनको एक कोर्ट ने जो है वो ज़मानत दी, उनके वालिद साहब को भी ज़मानत मिली। तो उसके बावजूद जो है वो इदारों को प्रेशराइज़ करने का जो सवाल ये खड़ा करते हैं, उसके ऊपर जो है वो इनका अपना मौक़िफ़ इनके साथ नहीं मिलता कि यही जज साहब जो हैं इनको एक केस के अंदर, एक रेफरेंस के अंदर बरी भी करते हैं। और आपको ये भी मैं याद दिलाता चलूँ कि इन्होंने जिससे पहले एक साबका एहतसाब अदालत के जज थे जो बशीर साहब थे, उनके ऊपर एतराज़ उठाया था। इन्हीं के एतराज़ उठाने के ऊपर इन जज साहब को जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोड के ऊपर जो है वो ये फैसले सौंपे गए थे। अब इनको इन जज साहब के ऊपर भी जो है वो एतराज़ात सामने आ गए, उनके ऊपर प्रेशराइज़ की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर प्रेशराइज था तो फिर आपको वो दूसरे रेफरेंस में उन्होंने बरी क्यों किया, या आपको ये अदालतें जो हैं वो ज़मानतें भी दे रही हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों की जो तहकीकात हैं वो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि ये आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए और जो उसका रेलिवेंट फोरम है उसको उनके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि इनकी तारीख है कि मेरी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर प्रॉपर्टी भी बाहर आ गई। फिर कैलबरी फॉन्ट याद होगा आपको कि जो मसूफा इल्ज़ामात लगा रही हैं कि उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैलबरी फॉन्ट के जरिए एक ट्रस्ट डीड जमा करवाई, जो कैलबरी फॉन्ट उस वक्त बना ही नहीं था। तो फिर इनके इल्ज़ामात तो जो है उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे कि इनका अपना किरदार क्या है जो इल्ज़ामात लगाने वाली हैं। ठीक है, मैं जरा PMLN के एजाज साहब की तरफ आने से पहले दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, एजाज साहब आप भी सुन लीजिए। मैं PMLN की तरफ आता हूं, पहले राना अफजल साहब की तरफ। राना अफजल साहब, ये वीडियो आ गई, इसका अपोजिशन आप मुतालबा कर रहे हैं कि बिल्कुल करें, फॉरेंसिक करें, जिस तरह भी चाहे इसकी इंक्वायरी करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जो रिएक्शन हुआ कि फौरी तौर पर जज साहब ने एक प्रेस रिलीज़ की, लेकिन उस प्रेस रिलीज़ में न सिर्फ उन्होंने इस वीडियो को जाली किया यानी तरदीद की, बल्कि दो बड़े संगीन इल्ज़ामात के साथ साथ कानूनी चाराजोई की बात की है। सर, एक संगीन इल्ज़ाम उन्होंने ये लगा दिया है कि जनाब संगीन नताइज की धमकियां दी गई शरीफ फैमिली की तरफ से, और दूसरा भारी रुश्वत की ऑफर की गई है। क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, अभी ये क्या कहते हैं, PTI के नुमाइंदे ने, फ़ारूक साहब ने एक गर्दान पढ़ के सुना दी। वो गर्दान आप जितनी मर्जी लंबी सुनाएं, उसकी हिस्ट्री में जितना भी चले जाएं, बुनियादी नुक्ता ये है कि एक वो कहते हैं, एक मिसाल है अंग्रेजी की, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। जब आप किसी को तस्वीर दिखा देते हैं तो वो ऐसा आईना होता है कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं बाकी रहती। अब हमने ये भी इनको चॉइस दे दिया कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। हो सकता है हमने कहीं यूरोप से इसका फॉरेंसिक ऑडिट भी करवा लिया हो। हम भी एक विक्टिमाइज्ड पार्टी हैं, हमने इनको छुट्टी दे दी। अब ये उससे भाग रहे हैं। अब ये भाग ये रहे हैं कि इनको खौफ ये आ रहा है कि कोई ऐसा इदारा ना आ जाए सामने जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे, जिसको फिर ये फेस नहीं कर सकेंगे। तो ये अब इनकी एक मजबूरी बन गई है कि हम इससे जान छुड़ाएं। एक हुकूमत है, अब शेर बने, अब इनकी हुक्मरानी है, अब उसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। इससे पहले एक वीडियो आई थी, उसके ऊपर आशिक अवान साहिबा ने कहा कि हम फोरेंसिक ऑडिट होगा, इसके बारे में कहा। फिर इन्होंने एक मीटिंग करके बैकआउट कर गए कि ये तो अब जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे।
तो इनको भागना नहीं चाहिए वहां से। जो इन्होंने जो दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब आपने दुनिया में बड़ी ट्रैवल की है, जो माशरे इंसाफ देने के अंदर यकीन रखते हैं उन माशरों में तो प्राइवेट डिटेक्टिव्स की भी इजाजत होती है। पाकिस्तान में वहां लाइसेंस मिलता है प्राइवेट डिटेक्टिव्स को। पाकिस्तान में जिस किस्म की हॉन्टिंग हो रही है ऑपोजिशन की और मीडिया की और दूसरे लोगों की, एक फाशिस्ट रजीम की तरफ हम जा रहे हैं। यहां अगर प्राइवेट डिटेक्टिव्स नहीं हैं तो क्या अपनी हिफाजत के लिए कोई वीडियो भी नहीं बना सकता? क्या अपने लिए प्रूफ नहीं ढूंढ सकता? एक तरफ आपकी कोशिश है कि आप फांसी लटका दें। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर 17-18 वजीर आजम बेइज्जत होकर निकले। जजेस की जो रिटायर हो जाते हैं उनके ऊपर उसी रिटायर होने के अगले दिन बाद उन पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। जनरल जो मार्शल लॉ लगा के गए उनका हशर आप देख लें। जिस बंदे ने एटम बम पाकिस्तान को बना के दिया वो फुटपाथ पे बैठा है। ये तो मुल्क बेइज्जती प्रोग्राम बना हुआ है। सर यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो एलिगेशन लगता है, ये इल्जामात लगते हैं, ये केसेस तैयार किए जाते हैं या एक दूसरे को हटाया जाता है, वो दोनों ही यानी किसी न किसी तरीके से पार्टी होती है, सियासी जमातें, और वो एक दूसरे के वजीर आजम के खिलाफ, यानी PMLN वालों ने जो केसेस बनाया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी वालों ने केसेस बनाया मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। तो ये तो काम आप ही दोनों पार्टियों का था जिसकी बुनियाद पे कई वजीर आजम को ये कह के घर भेज दिया। जी 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 साहब, ये तो आप कर रहे हैं ना पास्ट की बातें। हम डिवाइडेड थे, हमें डिवाइड एंड रूल किया गया। अब पहले दो पार्टियां थी, एक को एक दफा लॉलीपॉप मिलता था, दूसरी को दूसरी दफा मिलता था, एक पार्टी पावर में आ जाती थी और ये गेम होती रही। उसके बाद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उसके बाद भी मसाइल आए। अब 3 पार्टियां हो गई हैं, अब दो बाहर होंगी, एक अंदर होगी। तो ये कम्बिनेशन, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है ये चेंज होता रहेगा। मैं कल के जो वीडियो के बारे में इतना कहूंगा कि कानून के तकाजों के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करना जज के लिए काफी होता है कि सजा देने से पहले अगर उसके जहन में ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट हो जाए कि ये मेलाफाइड है, हमने वो बेनिफिट ऑफ डाउट से बढ़ के 10 स्टेप आगे हमने वो चीज क्रिएट कर दी है, जिसके ऊपर जुडिशरी ये सोचेगी कि ये जज जो था इसका क्या किरदार था। एजाजुल हक साहब, आपने मरियम साहिबा की वीडियो भी देखी, बयानात भी देखा, जज अरशद साहब की प्रेस रिलीज भी देखी जो उन्होंने कहा है, और हुकूमत वजीर आजम का बयान भी देखा, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। अरशद मलिक जो हैं ये पिंडी के करीब गुजर खान के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी इब्तदाई वकालत भी पिंडी के अंदर ही की है। तो इसलिए पिंडी के तो तकरीबन हर किसी से कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात ज़रूर हुई और बाद में ये एडिशनल सेशन जज बने और अब ये सेशन जज की ओहदे पर फायज होकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं सवाल ये है कि देखें, अगर मेरे पास ऐसी कोई एविडेंस आती तो मैं उसके साथ क्या करता? मैं उसको लेकर सबसे पहले तो जाता, कोर्ट में जाता। अगर मैंने उसकी फोरेंसिक भी करवाई होती तो सोने पर सुहागा हो जाता और मैं ले जाकर उनके अदालत में जजों की रखता और उनको कहता कि ये देखें जज की जो है वो ऑडियो वीडियो सामने आ चुकी है और ये साथ इसका हमने फोरेंसिक करवा लिया है, तो केस ही ख़त्म हो जाता सारा। इस वीडियो को पब्लिक में लाने का मकसद ये है कि आपको कुछ आपके, अब मैं नाम नहीं लेता, कुछ लीगल एडवाइजर्स को बुलाया गया था जहां पर मीटिंग हुई और मीटिंग में उन्होंने देखा कि इसकी लीगल हैसियत क्या है। जब ये पता लग गया कि इसकी लीगल हैसियत नहीं है तो पार्टी फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है उसमें मैं गलत हूँ, राना साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आधे कह रहे थे कि अगर इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है तो फिर आप इसको अभी मंजर आम पे ना लाएं, क्योंकि अगर इसको लेकर जाएंगे आप पब्लिक के अंदर तो कीचड़ उछलेगा। तो लेकिन वो बज़िद थे कि इसको लेकर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत ने भी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है, कुताही की है, और हुकूमत को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हुकूमत की कुताही तो नहीं थी, ये तो अदलिया के एक मुतहद जज के हवाले से बात सामने आई थी। तो नोटिस कौन लेगा इसका?
हुकूमत का तो काम नहीं है कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे या नोटिस ले। तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की या दूसरी तीसरी, और फिर माशाल्लाह इस हुकूमत की एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई 50 के करीब तो इनके वो हैं तर्जुमान हैं, कोई पता नहीं लगता कौन सा असली तर्जुमान है कौन सा नकली तर्जुमान है। और आप रोज़ाना उठाकर देख लें कि एक 3-4 लाहौर से बोल रहे होते हैं, 3-4 यहाँ से बोल रहे होते हैं, और हर किसी की जो है वो बात में मुतजाद होती है। कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता है ये होना चाहिए। तो हुकूमत का ये काम नहीं है। आज इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने बहुत सही कहा कि अदलिया इसका नोटिस ले और अदलिया इस पर जो है वो इसका फोरेंसिक भी करवाए अगर करवाना है, और जो कुछ अदलिया ने करना है वो करे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि आपके पास अगर ये 3-4 और भी वीडियोज़ हैं, और ज़रूर होंगी, आपने कहा कि आज किसी ने टेलीविजन पे कह रहे थे क्योंकि इन्होंने चंद कहते हैं जो एंकर्स हैं आपकी तरह के डॉक्टर साहब, उनके साथ इन्होंने कोई आपस में बातचीत भी की है। एक आर्टिकल आज अंसार अब्बासी साहब का भी आया न्यूज़ के अंदर, और कुछ तजिया नगारों ने भी कहा कि जनाब 3 का जिक्र किया, चौथी भी है जो सऊदी अरेबिया में बनी थी। तो अगर इतना मवाद आपके पास है तो मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पर तो एक दिन भी नहीं रहेंगे जेल में। आप वो सारा मवाद लेकर आप अपील करें और कोर्ट में लेकर चले जाएं। जुडिशरी को भी चाहिए कि फौरी इसका नोटिस लें, और इनको भी चाहिए कि अगर इनके पास ऐसा मवाद है जो ये कोर्ट में ले जा सकते हैं तो फौरी लेकर जाएं कोर्ट में, बजाय इसके कि मतलब हम फुटबॉल या क्रिकेट खेलते रहे मीडिया के ऊपर बैठकर, कोई कुछ कहता रहे और कोई कुछ कहता रहे। हैदर जमान साहब, यहाँ 2 बातें आई हैं जो कि नई हैं। एक तो ये है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है फॉरेंसिक PMLN ने, मरियम साहिबा ने इसको डिस्क्लोज करने से पहले फॉरेंसिक करा ली है, जिसका उनके पास सवाल, अगर इतनी सॉलिड उनके पास है तो एजाज साहब का ये मुतालबा है कि जी उसको अदालत में ले जाएं, और पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा किया है कि कमीशन बनाया जाए। दूसरी तरफ एजाज साहब की जो खबर है, अगर उसको भी हम डिस्कस करें, वो कहते हैं कि जी इसकी इतनी लीगल वैल्यू नहीं बन रही थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने मीडिया में रिलीज किया। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, तमाम आपके मेहमानान ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और आपने जो बड़ा जामे इंट्रो दिया, देखिए इसमें बड़े पेचीदा लीगल पहलू हैं और इसका एक पॉलिटिकल जो है ना जी बेनिफिट है कुछ लोगों को यकीनन नुकसान होगा। फ़ारूक हबीब साहब बात कर रहे थे अभी, और उससे पहले आपने बात की। देखिए माजी में जब मलिक क़य्यूम साहब वाली वीडियो या वॉइस का मामला आया, तो उस वक़्त कोई ऐसी डिमांड्स नहीं हुई थी फोरेंसिक की मामला, और उस वक़्त जो अदालत थी वो रावलपिंडी बेंच का एहतसाब बेंच था, हाई कोर्ट के 2 जजेस थे, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट टाइप कोर्ट्स नहीं थी बिल्कुल, जो बहुत इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। हाई कोर्ट्स पे बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपने देखा कि बायस एंड मेलाफाइडे बहुत एक मुश्किल ग्राउंड होता है और लिमिटेड विंडो होती है, और अदालतें इसको बहुत कम एक्सरसाइज करती हैं। लेकिन 11 मेंबर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको जस्टिस बशीर जहांगीरी ने हेड किया, उसने इसको मिस ट्रायल डिक्लेयर किया, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस डिक्लेयर किया, और वापस हाई कोर्ट को रिमांड बैक किया। अब ये बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे है। और मैं ये कम से कम अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे ये गेज कर पाया हूँ कि क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपेलेट स्टेज पे है, तो सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि अगर इस वीडियो को हाई कोर्ट में पेश किया जाता है, क्या हाई कोर्ट इसको अपील में मिस ट्रायल डिक्लेयर करके इसको, अगर इसकी ऑथेंटिसिटी पे वो बिलीव करते हैं, तो वो ख़ुद इस केस को, इसके मेरिट्स को सुन सकते हैं। और जो है अगर जज साहब, दूसरी चीज़ ये है कि जज साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, प्रेस रिलीज़ दे दी, और उसमें जो उन्होंने बातें की हैं उसमें जवाब थोड़े कम हैं और सवालात और मसाइल बज़ाहिरन ज़्यादा हैं। और अगर उनको किसी ने धमकी दी या उनको किसी ने रिश्वत दी तो इतनी देर में क्यों ख्याल आया, ये सवाल उठते हैं।
और बेहतर उनके लिए ये होता कि वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते, अपने आप को इन केसेस को अब ना सुनते। वो डिस्प्यूटेड हो गए हैं, मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन के लिए भी डिस्प्यूटेड हो गए हैं, और ऑफिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट वो होते हैं, उनके लिए भी बेहतर है और इदारे की साख के लिए भी बेहतर है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई सुओ मोटो लेते हैं, जो कि बहुत कम ले रहे हैं, तो जहां आपने बात की ब्लैक शीप की, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोस इतनी निकलनी शुरू हो जाएं कि बाबा ब्लैक शीप हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे पूरे मुल्क में जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उस पर बड़े सीरियस सवालात उठे हैं, और जिस तरीके से ये टाइम गुजरता जाएगा, यकीनन PML नवाज ने इसको पेश किया है। हर सियासी जमात का एक पॉलिटिकल एंगल होता है, और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा इस हद तक ज़रूर कामयाब हो गई हैं अपने जो हार्ड लाइन वोटर्स हैं उनको ये बिलीव करवाने में कि ये एक सवालिया जजमेंट है। अब इसके ऊपर आप लॉक स्टॉक एंड बैरल रिलाय नहीं कर सकते, और ये किसी भी वक्त उड़ सकती है। और हो सकता है कि NROs की भी नई शर्तें होती हैं, तरीके होते हैं, कभी कभी NROs मिस ट्रायल के जरिए भी हो जाते होते हैं, और फिर आप कहती है, हुकूमत कहती है जी हम क्या करते हैं, अदालतों ने ही छोड़ दिया। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आई थिंक द स्टोरी विल अनफोल्ड। और राना अफजल साहब ने आपको जो ब्रेकिंग दी है उसमें वजन है, वजन है। हैदर जमान साहब, आपने बड़ा एक सवाल उठा दिया है, और बहुत के एक बात हो रही थी कि NRO दिया जा रहा है, लेकिन केस जज है, सज़ा दी हुई है। और एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब ये हुआ था तो बहुत सवालात उठे थे इसके ऊपर। आपने ये सवाल उठा दिया है कि ये NRO की एक शक्ल हो सकती है, और अगर ये मामलात है तो फिर तो हुकूमत को इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। और मैं मेरे हुकूमत के नुमाइंदे के पास आके पूछता हूँ कि क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये NRO की कल है कि फिर इस तरीके से उनको रिलीज़ किया जाएगा, और फिर वो कतरी वो शहज़ादा भी आया, बादशाह भी आया, और फिर उसकी वापसी इस तरीके से ही कि लेने तो इमरान खान साहब गए लेकिन छोड़ने जुल्फी बुखारी साहब गए। तो क्या मामला थे, इस पर ज़रूर हम सवाल उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब फ़ारूक हबीब साहब। दो सवाल यहाँ पे पैदा हुए हैं जिसका जवाब आपने देना है सर। एक तो ये है कि हुकूमत फॉरेंसिक नहीं करा रही, अभी तक तो हमारी इत्तला है, और ये सही कहते हैं। एक लिहाज से मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुकूमत के कई तर्जुमान, शहजाद अकबर अलग कहते हैं, फवाद चौधरी अलग कहते हैं, जनाब मैडम साहिबा अलग कहती हैं, 2 4 10 और लोग आ जाते हैं, वो भी एक तर्जुमान बन जाते हैं। तो बहरहाल सवाल ये है कि मरियम साहिबा ने एक बहुत अहम, राना अफजल साहब ने किया, बारीक सा जुमला है, बहुत वजनी है कि जनाब इसकी फॉरेंसिक जो है बैरूनी दुनिया में कराई जा चुकी है, और आपको पता है बैरूनी दुनिया में जो फॉरेंसिक कराई जाती है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा है, और हुकूमत टाल मटोल कर रही है फॉरेंसिक कराने में। उसका जवाब आपने देना है। दूसरा भी बहुत अहम सवाल है कि क्या कल अगर इसी इश्यूज़ को उठाकर नवाज शरीफ को रिलीज़ कर दिया जाता है तो ये सवाल क्यों नहीं पैदा होगा कि ये भी NRO की एक किस्म है जो हुकूमत ने इस रास्ते से नवाज शरीफ को दिया, जो कि उठाया गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जो बार बार ये हवाला दे रहे हैं कि पता नहीं हमने बैरून मुल्क से फॉरेंसिक करवा लिया। देखें जिस अंदाज से वो वीडियो पेश की गई कि वीडियो अलग है और उसकी आवाज़ अलग है, तो उसके फॉरेंसिक की क्या रिपोर्ट आएगी, वो भी एक वाज़ेह चीज़ नज़र आती है। दूसरा मामला ये है कि ये कैलवरी फॉन्ड के ऊपर जो ट्रस्ट डीड थी ये भी कहीं बाहर से बनवा के लेकर आए थे। मैं ये आपको इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब तक जो है इसकी तहकीकात नहीं हो जाती, जो हमने आज आला अदलिया से ये बात की है कि आप इसकी जो है वो तहकीकात करवाएं, क्योंकि ये अदलिया के ऊपर सवाल उठा है। बिल्कुल एजाजुल हक साहब ने जो है वो बिल्कुल ठीक बात की है, और एक इदारे की जो है वो मैं समझता हूँ इंटेग्रिटी के ऊपर जो है इन लोगों ने सवाल उठाए हैं। पहले भी ये इस किस्म की जो जस्टिस पहले भी इस किस्म की ये बातें कर चुके हैं। जो जज हैं अरशद मलिक साहब, उन्होंने कहा मुझे धमकियां लगाई गई जान से मार देने की। इस किस्म की धमकियां निहाल हाशमी साहब टीवी के ऊपर आकर लगा चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की लिए ज़मीन तंग कर देंगे। तो ये कोई पहली रविश नहीं है इनकी, ऐसी कई मिसालें जो है वो मौजूद हैं अपनी जगह के ऊपर। मामला ये है कि कोई NRO जो है वो इनको ये भूल जाएं NRO को, ये NRO वाला मामला नहीं है।
मामला ये है कि पहली बार जो है वो इनको आज़ाद अदलिया का सामना करना पड़ रहा है, पहली बार जो है वो इनको कानून का सामना करना पड़ रहा है, इनको जो है वो कोई NRO जो है वो नहीं मिल रहा, वरना अब तक ये लोग तो NRO करके जा चुके होते। आपको याद होगा कि PMLN ने ऐसा पोर्ट्रे किया 5 साल, जब मुशर्रफ के साथ NRO करके ये बाहर गए थे, वो तो साद हरीरी जो शहजादा ना बाहर से आके मायदा ना लहराता, तो ये तो लोगों को यही बता रहे थे कि हमारा तो कोई मायदा नहीं है, हमें तो फोर्स एक्साइल के अंदर भेजा गया है। अब भी ये इस किस्म के जो हैं वो मामलात को सामने लेकर आ रहे हैं, ना तो कोई NRO होने जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि बार बार ये तासुर दिया जाने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं दबाव के तौर के ऊपर फैसले दे दिए गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब तक इनको मौका मिला ट्रायल के दौरान, नीलसर और नेस्कोल की जो है वो बेनिफिशरी ऑनर मरीम नवाज़ निकली, इनके मेफेयर के फ्लैट्स की मालिक जो हैं वो मरीम नवाज़ निकली, और मरीम नवाज़ जो है वो नवाज शरीफ की डिपेंडेंट थी। ये एक सबूत अदालत के अंदर सामने लेकर नहीं आए सिवाय एक कतरी ख़त के। वो कतरी ख़त की जो हालत थी वो आपको भी पता है, उसके तो फिर लतीफ़े ही बने थे। तो मैं आपको ये कहूँगा, जब तक इस वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाता, इसको भी आप एक कतरी ख़त ही समझें। ये सिर्फ लोगों का ध्यान चेंज करने के लिए इन्होंने इधर मामला लगाया है। दूसरी बात यह है कि ये इतने संजीदा होते, जो इजाजुल हक साहब ने बात की, ये इस वीडियो को कोर्ट में लेके जाते, और आज तक ये मेरिट पे इन्होंने अपनी बेल अप्लाई नहीं की, मेरिट पे नहीं गए, बीमारी के पीछे छुप रहे हैं। 2 बार गए हैं, बीमारी के पीछे गए। अभी तक इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इनके वकील हैं जिनको ये अपने दौर के अंदर नवाजते रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए की एडवाइजरियाँ और केसेस की मद के अंदर। वो इनका केस मेरिट के ऊपर लेके ही नहीं जा रहे वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि मेरिट के अंदर कुछ बचना नहीं है इनके पास। ठीक है, मैं ज़रा आता हूँ जनाब राना अफजल साहब। एक तो राना अफजल साहब ये सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई ये फॉरेंसिक है और इतनी तस्दीक शुदा ये वीडियो है, और तो इसको मीडिया में लाने के बजाय मरियम साहिबा अगर कोर्ट में ले जाती, और अभी भी देखें ना मीडिया के ज़रिए कोर्ट पे ही मुतालबा किया जा रहा है, तो अगर वो पहले ही कोर्ट में चली जाती तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता। दूसरा जो सवाल बनता है वो जनाब जमान साहब का एक इशारा है और स्टेटमेंट है, मैं तो उससे यही लिया है, और मेरे सुनने वाले क्या लेते हैं, आपने क्या लेते हैं, कि ये एक पूरा का पूरा ड्रामा सेट नज़र आ रहा है कि इनको रिलीज़ करना है नवाज शरीफ साहब को, वैसे अदालत कर नहीं सकती है, आज़ाद अदलिया है, ये तरीक़ा होगा। कतरी साहब आए थे, कतरी साहब चले गए, और इमरान साहब का एक स्टेटमेंट भी मौजूद है, पैसा दीजिए और जाइए। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, 2-3 बातें हो गई हैं और बड़ी लंबी तकरीर फिर इन्होंने झाड़ दी है। पुराना फलाना केस हो गया, फलाना केस हो गया। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इमरान खान की भी हिस्ट्री आपको बता दूं, लेकिन फिर इनको बुरा लगेगा कि ये पर्सनल हिस्ट्री है। ये चीज़ें हमेशा पर्सनल होती हैं, ये पार्टी की चीज़ें नहीं होती। पार्टी किसी को नहीं कहती, मुझे पार्टी नहीं कहती कि जाके कोई गलत काम करो। तो इमरान खान की जो हिस्ट्री है, मैं भी इसी तरह गर्दान की तरह आपको पूरी सुना सकता हूँ, तो फिर यहाँ धुएं निकलेंगे। लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदा कोई नहीं होता। हम एक इशू डिस्कस कर रहे हैं जो केस इन हैंड है, और उस केस इन हैंड की चॉइस हमारे पास थी कि हम उसको अदालत में लेके जाएं या हम उसको अवाम के पास लेके जाएं। हमारी अदालत अवाम है, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और हमने पहले ये जाना कि हम अवाम की अदालत में लेके जाएं, और फिर हमने ये फैसला किया कि जिस अदालत में भी जाएगा वो चॉइस हम इस हुकूमत पे छोड़ दें। ये हाकिम वक्त हैं, और इस वक्त इनकी चलती है, इनकी तूती बोल रही है, और ये सिलेक्टेड हैं, तो हमने कहा कि इनको दे दें, ये जो उसके साथ करना चाहें कर लें। अब ये हिचकिचा रहे हैं, अब ये कहते हैं हम अपने गले ना डालें। इनको पता है बीच में से क्या निकलना है, इनको सारा पता है। आज जो शहजाद अकबर साहब ने बयान दिया कि जी वहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब वालों को तड़ियां लगा रहे थे, और भाई साहब आपको फिर आपका तो दरवाज़ा खुला है नैब के साथ, आप तो फिर नैब के साथ हम प्याला और हम नवाला हैं, आपको हर चीज़ वो बता रहे हैं, और आप आके टीवी पे बता रहे हैं कि ये हो रहा है। तो ये इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, इजाजुल हक साहब 2 पॉइंट लेके आपके सामने आऊँगा। एक तो ये है कि ये जो कतरी शहजादे आए थे, एक अंदर की न्यूज़ है, इसमें हकीकत कितनी है ज़ाहिर है वो कतरी शहजादे या इमरान खान ही बता सकते हैं कि जी ये कोई डील कराने आए थे, कोई NRO कराने आए थे। और दूसरी तरफ ये था कि ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि भाई पैसा दो और जिसको जाना है जाए। अब इसमें आया सज़ा, इसका मतलब है नहीं दी जाएगी जो प्ली बार्गेनिंग में है कि पहले एडमिट किया जाए। तो मेरा सवाल ये है
कि क्या ये जो जज का एक इशू उठा है और इस तरह की वीडियो आई है और इससे अगर कल जाकर नवाज शरीफ रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की आवाम में इस किस्म के सवालात जो हैदर ज़मान साहब ने उठाया है, जो मैं उठा रहा हूँ कि ये पूरा एक ड्रामा सेट है और इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है एनआरओ देने में और तरीक़ेकार है ताकि इदारों पे इल्ज़ाम ना आए, एक चीज़। दूसरा, क्या सर अरशद जो मलिक साहब हैं, जज साहब, इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद अभी अहम केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी का केस उनके पास है, साबिक सदर का, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का है, इससे और भी वज़ीर, क्या उनको सुनना चाहिए सर? क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब, आपने दो सवाल पूछे। पहला सवाल तो ये है कि क्या वो जो कतरी शहजादे आए थे उन्होंने कोई इस किस्म की बात यहाँ की होगी या नहीं की होगी। देखिए, इसका तो ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन मैं एक कह लेंगे पॉलिटिकल फोरसाइट या थॉट प्रोसेस से मैं ये कह सकता हूँ कि किसी कतरी ने मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात अब की होगी। वो जिन्होंने बात की थी वो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, कतर के प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे और एक किस्म के डिफेक्टो रूलर भी वही थे जो कि इनके वाले साहब को, जो अब शहजादे आए थे, जो उनको लाने वाले थे पावर के अंदर। उस वक्त उनका एक ताल्लुक जो था, बड़ा करीबी ताल्लुक था सैफुर रहमान साहब से, और सैफुर रहमान साहब की वजह से उन्होंने वो सैफुर रहमान ने ही वो लेटर वगैरह, जो कतरी ख़त वगैरह जो है वो लिखवाया था और उनका एक बहुत बड़ा किरदार था। और सैफुर रहमान और उनका एक पार्टनरशिप आज से नहीं है, 1980s से है, जब वो अंडर सेक्रेटरी होते थे इमिग्रेशन के अंदर। उस वक्त से उनका उनके साथ एक ताल्लुक है। तो वो ताल्लुक अब यहाँ आगे ख़त्म हो गया क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं और मौजूदा जो अमीर हैं कतर के, उनके ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। अलबत्ता सैफुर रहमान साहब की और उनकी पार्टनरशिप अब भी चल रही है और बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पर, और वो एक अपनी जगह अलग बात है। तो ना मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया, ना कतर, ना कोई और मुल्क जो है वो इस किस्म का कोई मुदाखलत करेगा कि जी आप ये कर दें। माजी के अंदर ये चीज़ें हुई इसलिए कि ताल्लुकात बहुत ज़्यादा करीबी थे और मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी उस वक्त शायद चाहती हो कि भाई। सेकंड क्वेश्चन आपका, ये बिल्कुल एक बड़ा अहम सवाल है आपका ये, और ये सवाल सिर्फ आपका और मेरे दरमियान नहीं है, ये सवाल 22 करोड़ अवाम का सवाल होगा कल को, कि अगर तो अदलिया ने इसको एक क्लीन चिट ना दी या ये कहा कि जनाब वाकई में ये मौजूदा जो जज हैं उन्हीं की बातचीत की हुई है। देखिए, मैं PMLN को एक चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए आपको यहाँ पर कि उन्होंने एज एन ऑपोजिशन डी में बॉल रख के गोल कर दिया। अब एक गोल उन्होंने ये मार दिया उन्होंने, अब इसको डिफेंड करना, आगे ले जाना। और ये अभी राणा साहब ने जो बात की है, ये भी थोड़ी देर पहले मेरे भाई शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने भी की थी कि हमने अपना केस अवाम की अदालत में रख दिया। अब केसेस अवाम की अदालत में तो नहीं लड़े जाते, केसेस तो लड़े जाते हैं अदलिया के अंदर। तो अब ये बाकी केसेस जो इनके पास हैं, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि भाई ये क्या सच है या झूठ है, या जो उन्होंने कहा वो सच है, या उन्होंने एक बात तो इतराफ़ भी किया है इस अपने जो बयान है उसके अंदर कि जी मेरे और उनके नासिर भट्ट साहब के ताल्लुकात थे और उनके भाई से भी मेरे ताल्लुकात थे। तो इससे ये मालूम होता है कि इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। अब अगली बात जो है वो लाजमी बात है कि ऑपोजिशन तो छोटे छोटे, क्योंकि हमने बड़ी ऑपोजिशन की है, उस ज़माने में बहुत सख्त ऑपोजिशन होती थी, अब तो फ्रेंडली ऑपोजिशन आ गई है। उस ज़माने में तो ऐसे पकड़ के उठा के जेल में डाल देते, कोई छोटी सी चीज़ मिल जाती थी। तो सर मेरा एक सवाल है क्लियर कट, मेरा एक सवाल है क्लियर कट आपसे जवाब चाहता हूं सर। क्या आप समझते हैं अगर इस तरीके से रिलीज होते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ से रिलीज हो जाते हैं जनाब जरदारी साहब, तो सर ये बात 22 करोड़ आवाम ये मान ले कि हुकूमत इस NRO में शामिल है और ये दोनों भी NRO करके मुल्क से बाहर चले जा रहे हैं? सर क्लियर कट, मैं फिर आगे जाऊंगा। देखिए, मैं नहीं समझता ये सच है और ये किसी NRO की पेश खैमा है NRO का, क्योंकि अगर ये तरीका इस्तेमाल किया गया तो ये एक बड़ा भोंडा तरीका होगा मेरे ख्याल में। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हैदर जमान साहब, मेरा सवाल है जिसका जवाब आप दे दीजिए कि ये जो जज हैं अरशद मलिक साहब, ये तो बहुत बड़ा इनके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन ये अहम केसेस जरदारी साहब समेत अहम पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म के भी मुकदमा सुन रहे हैं। आया ऐसे मौके पे क्या पीपल्स पार्टी ये रिक्वेस्ट करेगी कि ये मुकदमात शिफ्ट किए जाएं, यहाँ से अलग किए जाएं, या पीपल्स पार्टी यही मुकदमात लड़ेगी और कल अगर फैसला आता है तो वो भी ये कह सकेगी, अगर फेवर में आया तो डेफिनेटली बात उठेगी, लेकिन अगर मुखालफत में आया तो आप खड़े हो जाएंगे कि जनाब इनको तो डिक्टेट किया गया है? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं आपका सवाल बिल्कुल मैं इसको आंसर करना चाहता हूं, अगर आप मुझे 1-1.5 मिनट दे दें तो मैं आई एम ग्रेटफुल कि आपने मेरे सवाल को कॉम्प्रिहेंड भी किया और डिबेट के लिए भी ऑनरेबल पैनल के सामने रखा। मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग NRO ले रही है, मैंने आपके सामने एक सिचुएशन, एक पॉसिबिलिटी, मुझे ये बताइए कि पिछली हुकूमत में क्या हुकूमत ने भेजा था जनरल मुशर्रफ को बाहर? अदालत ने भेजा था ना, अदालत ने इजाज़त दी। आप कहते रह गए हुकूमत के नहीं जी हम नहीं जाने देंगे, अदालत ने भेजा। ऐसे ही है। मुझे बताइए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक़्त की अदालत ने फांसी दी ना, जो जुडिशल मर्डर किया, जिस तरीके से भी किया, माजी में होता रहा ना। मलिक कयूम साहब के ऊपर जो इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ, आखिर वो कहीं रिकॉर्डिंग्स तो थी ना, और वो कहीं से लीक हुई और उसके बाद अदालत ने उस पर फैसला कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिस ट्रायल मिस कैरेजेस ऑफ जस्टिस होते हैं जहां गरीब और मासूम आदमी का कभी भी उसको रिलीफ नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे बहुत बात हुई, मेडिकल NRO भी होगा, ये भी होगा। देखिए, कतरी शहजादे को ड्राइव खुद करके लाए, छोड़ा जुल्फी बुखारी ने। फिर वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि गिट्टे गोडे जितने मर्जी सरबराहों के पकड़ लो, मैं नहीं जाने दूंगा। आपसे NRO कोई नहीं मांग रहा, लेकिन कुछ ऐसा प्रेशर तो है ना हुकूमत पर या इदारों के ऊपर या जो भी फोर्सेस हैं कि पाकिस्तान को इस क्वैगमायर से निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर नहीं करवाती सुप्रीम कोर्ट फोरेंसिक ऑडिट, तो क्या हुकूमत करवा सकती है? और अगर करवाएगी तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस नहीं होगी? भाई, नैब के केस में तो आपने करवाई नहीं, जो आपसे तनख्वाह लेता है, मातहत इदारा है। यहाँ आपको फ़ौरन पहिए लग गए, जैसे इजाज़ुल हक साहब ने कहा कि हर वज़ीर जो है बढ़ से बढ़कर सनाखानी कर रहा है कि फ़ौरन कराएं। भाई, फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाती और वो प्राइम एफएसआई इस एविडेंस के ऊपर वो फैसला कर देती है, या हाई कोर्ट फैसला कर देती है कि ये जो है मिस ट्रायल हो गया है, सेकंड क्वेश्चन, तो कहां गई प्रोसिक्यूशन? क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना। तो अब ये इसका इवेंचुअल फॉल आउट क्या होगा? उसको आप NRO ना कहें, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी या PML नवाज को मुंह को खानी पड़ेगी। आखिरी बात जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, जब एक विटनेस या एक जज जो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या जज किसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको वो केस नहीं सुनना। अब जब आपकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन हो गई है, आप क्वेश्चनेबल हो गए हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर ओहदेदारान को मिलते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूं, और ये बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि पूरे मीडिया ने, हुकूमत ने, वो बट जो है, जो भी बट है उनका नाम, उनके ऊपर कि जी ये कातिल है। अरे भाई, ये कोई हेयर से एविडेंस है जो आप उसकी टेस्टिमनी को अंडरमाइन या टेयर अपार्ट कर रहे हैं। आपने देखना है जज है, उसने ये बात की है या नहीं की, और जज की बात को आपने वजन देना है, ना कि जिसने रिकॉर्ड की है। रिकॉर्ड तो कोई सहाफी भी कर सकता था। आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि इनको रिक्यूज करना चाहिए, अरशद मलिक साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।